रघु की पकौड़ी और चाय। ये सिर्फ एक छोटी सी दुकान नहीं थी, ये रघु का सपना था, उसके पिता की विरासत थी। शाम के 4 बजे थे और काले घने बादलों ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया था। दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ थी। हर कोई गरम पकौड़ी और अदरक वाली चाय का मज़ा ले रहा था, जबकि ठंडी हवाएं चल रही थी। एक ग्राहक ने हंसते हुए रघु से कहा, यार रघु, तुम्हारी पकौड़ी और चाय का स्वाद ऐसा है कि मन करता है यही बस जाऊं। इस बारिश में तो और भी मज़ा आता है। जी चाचा जी, ये सब पिताजी की मेहरबानी है। उन्होंने मुझे ये हुनर सिखाया और मैं बस उसी पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी उसकी बहन नेहा दौड़ती हुई दुकान पर पहुंची। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। नेहा, इतनी देर क्यों हो गई और तू भीग कैसे गई? क्या हुआ, सब ठीक है? भैया, आज कॉलेज में बहुत काम था और बारिश देखिए कितनी तेज हो गई है। ऑटो भी नहीं मिला, इसलिए पैदल ही आना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है ये बारिश हमारे लिए अच्छी है। देखिए, बारिश आते ही हमारे यहाँ भीड़ कितनी बढ़ गई है। हर कोई गरम पकौड़ी और चाय के लिए यहाँ आया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है ना? आज तो हमारी कमाई दुगनी हो गई है। हाँ, ये तो है, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। जाओ, जल्दी से कपड़े बदल लो। अचानक मौसम ने एक भयंकर करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश मूसलधार हो गई। हवा का एक झोंका ऐसा आया कि पास के पेड़ों की टहनियां तक झुक गई। ग्राहक जल्दी जल्दी अपनी जगहों से भागने लगे। भैया, जल्दी सामान समेटिए, हवा बहुत तेज हो रही है। इसे पकड़िए भैया, मुझे डर लग रहा है। रघु और नेहा तेजी से सारा सामान, तेल, पकौड़ी का घोल और बाकी बर्तन अंदर रखने लगे। तभी एक और तेज हवा का झोंका आया और दुकान का टीन का शेड बुरी तरह से हिलने लगा। शेड से तेज आवाज आ रही थी, जैसे वो किसी भी पल टूट जाएगा। रघु ने हिम्मत करके शेड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी शक्तिशाली थी कि वो शेड के साथ उसे भी खींच ले गई। टीन का शेड एक जोरदार आवाज के साथ टूटकर एक तरफ गिर गया और उसके साथ पकौड़ी बनाने का सारा सामान भी जमीन पर बिखर गया। तेल का डिब्बा पलट गया, बेसन का पैकेट फट गया और सब कुछ कीचड़ और पानी में मिल गया। रघु और नेहा एक दूसरे को देख रहे थे। वे पूरी तरह भीग चुके थे और उनके चेहरों पर निराशा थी। उनके सारे सपने उस कीचड़ में बिखरे हुए दिख रहे थे। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। रघु ने भीगी आंखों से अपनी टूटी हुई दुकान को देखा, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नेहा, ये एक छोटा सा झटका है। ये बारिश हमारे सपनों को बहाकर नहीं ले जा सकती। हमारा सपना अभी जिंदा है और जब तक हम दोनों साथ हैं, हम इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। ये सब फिर से बना लेंगे। भैया, हमारी दुकान तो टूट गई। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस टूटी हुई दुकान को देख रहा था, जैसे उसकी जिंदगी के सारे सपने टूट गए हों। तभी गांव का एक आदमी बदलू, जो सेठ जी का काम करता था, उनके पास आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अरे, तुम्हारे पकौड़ी और चाय के तो दिन ही लद गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बदलू? मैं तो तुम्हें एक अच्छी खबर देने आया हूँ। सेठ जी को तुम्हारी ये जमीन बहुत पसंद है। वो यहाँ पर एक बड़ा बाजार बनाना चाहते हैं। तुम्हारी जमीन, सेठ जी इसके लिए अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। ये जमीन मेरे पिताजी की है। ये मेरे लिए सिर्फ एक जमीन नहीं है, ये मेरे पिताजी की निशानी है और मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस टूटी हुई दुकान को फिर से बना पाओगे? तुम्हारे पास तो अब एक पैसा भी नहीं है। तुम सेठ जी से कह देना कि मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। मैं इस ढाबे को फिर से बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर रघु के दिल को बहुत ठेस लगी। ये सच था कि उसके पास अब कुछ नहीं था। वो जानता था कि इस ढाबे को फिर से बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बदलू हंसता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और चिंता थी। भैया, क्या हम ये जमीन बेच देंगे? बदलू सही कह रहा था। आखिर में हम पैसा कहाँ से लाएंगे? हम ये जमीन नहीं बेचेंगे, हम इसे फिर से बनाएंगे।
हमारे पास अभी भी हिम्मत है। लेकिन कैसे? हम पैसा कहाँ से लाएंगे? हम कब तक ऐसे रहेंगे? ये सवाल अरुण के लिए सबसे मुश्किल था। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन वो पीछे मुड़ने वाला नहीं था। उसे अपने पिताजी का वादा पूरा करना था, उसे मेहा को पढ़ाना था और सबसे बढ़कर उसे अपना सपना पूरा करना था। अगली सुबह रघु और नेहा गांव के पास की नदी के किनारे उदास बैठे थे। भैया, क्या हम सच में ये जमीन बेच देंगे? नहीं नेहा, मैंने पिताजी से वादा किया था, मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन हम इस ढाबे को फिर से कैसे बनाएंगे? हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे पता है नेहा, पैसे की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है। क्या रास्ता भैया? हमारी दुकान तो टूट गई, लेकिन हमारे पास पकौड़ी बनाने का हुनर तो है ही। हम गांव के लोगों के घर घर जाकर ऑर्डर लेंगे और उनके लिए पकौड़ी बनाएंगे। ये कैसे होगा? मुश्किल है नेहा, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम गांव के लोगों से मदद भी मांग सकते हैं। मुझे यकीन है कि वे हमारी मदद जरूर करेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया भैया, हम आज से ही शुरू करते हैं। वे दोनों तुरंत उठे और गांव में निकले। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वो रघु के पिताजी का पुराना दोस्त था। उसका नाम बशीर चाचा था। अरे रघु बेटा, मुझे तुम्हारी कहानी पता चली। सच कहूं, मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारे पिताजी होते तो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाते। कोई बात नहीं चाचा, दुकान टूटी है लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। हम इसे फिर से बना लेंगे अपने दम पर। लेकिन कैसे? तुम्हारे पास तो अब कुछ नहीं बचा, न दुकान न सामान। चाचा, हमारे पास हौसला है। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। सच कहूं तो ये तुम्हारे पिताजी की तरह ही सोच है, हिम्मत और लगन से भरी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप कैसे मदद करेंगे चाचा? मेरे पास एक पुरानी साइकिल पड़ी है, मैं वही तुम्हें दे दूंगा। तुम उसी पर अपना सारा सामान रख सकते हो। पकौड़ी बनाओ, साइकिल पर रखो और गांव-गांव जाकर ऑर्डर लो। इससे तुम्हें बहुत आसानी होगी। शुक्रिया चाचा, आप हमारी मदद करके हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर रहे हैं। हम इस साइकिल से अपनी नई शुरुआत करेंगे। अरे बेटा, तुम्हारा पिता मेरे लिए भाई जैसा था। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? लेकिन सेठ जी, वो बहुत चालाक आदमी है। उसने ही तुम्हें पहले परेशान किया था और मुझे डर है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से काम नहीं करने देगा। कोई बात नहीं चाचा, हम सेठ जी का सामना करने के लिए तैयार हैं। चाहे जितनी मुश्किलें आए, हम पीछे नहीं हटेंगे। बशीर चाचा से मिले ठेले और हौसले के साथ रघु और नेहा ने अपना नया काम शुरू कर दिया था। अब उनकी चाय पकौड़ी की दुकान गांव के हर घर में पहुंच रही थी। तुम्हारी पकौड़ी की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। लगता है जैसे मेले का माहौल हो गया हो। जरा सोचो, इतनी खुशबू से ही पेट भरने का मन कर रहा है तो असली स्वाद कैसा होगा? जल्दी से 1 किलो बना दो, सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जरूर चाचा, बस 5 मिनट। आप लोग तो हमारे लिए परिवार जैसे हैं। हम चाहते हैं कि आप सबको वही स्वाद मिले जो कभी हमारी दुकान पर मिलता था। आपकी दुआ ही हमारी असली पूंजी है। भैया देखो ना, लगता है हमारे यहाँ नया तरीका सचमुच काम कर रहा है। लोग यहाँ सिर्फ खाने पीने ही नहीं आ रहे, बल्कि हमें अपनापन भी दे रहे हैं। यही अपनापन हमें सेठ जी की हर चाह से बचाएगा। हाँ नेहा, और यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सेठ जी हमसे हमारी जमीन छीन सकते हैं, हमारी दुकान गिरा सकते हैं, लेकिन लोगों का प्यार और भरोसा कभी नहीं छीन सकते। जब तक ये गांव हमारे साथ है, हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। तभी बदलू कुछ और लोगों के साथ वहां आ गया। अरे वाह रे, तुमने तो यहाँ भी अपनी दुकान जमा ली। इतनी जिद किस बात की है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि सेठ जी तुम्हें चैन से काम करने देंगे? भूल गए क्या? उनके सामने किसी की चलती नहीं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा पेट भर सके और इज्जत से जी सके।
अगर सेठ जी को ये तकलीफ है कि ये गरीब लड़का मेहनत से कमाए, तो ये उनकी सोच की कमजोरी है। देखो इसे, ये लड़का तो यहां भी अपनी दुकानदारी शुरू कर चुका है। और सुन लो, सेठ जी ने साफ कहा है कि अगर ये कहीं भी काम करता हुआ दिखे तो हमें इसे रोकना होगा। ये कैसी बात हुई रे? एक गरीब लड़का अपनी बहन के साथ ईमानदारी से काम कर रहा है और तुम उसे रोकने चले आए। भगवान से भी तो डरना चाहिए। मेहनत की कमाई में कौन सी बुराई है? तुम बीच में मत पड़ो बूढ़े, ये सेठ जी का मामला है और गांव का कोई भी आदमी अगर रघु का साथ देगा तो सेठ जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कोई बात नहीं चाचा, हमें आपकी इज्जत प्यारी है। अगर हमारे कारण आपको तकलीफ हो रही है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। हम किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहते। नहीं भैया, हम क्यों जाएं? ये हमारी ही गलियां हैं, यही हमारा गांव है। सेठ जी का क्या हक है कि हमें हमारे अपने घर से निकाल दे? हमें डर कर भागना नहीं चाहिए। बहस करने का कोई फायदा नहीं। अभी हम कमजोर हैं और ताकतवर से भिड़कर जीतना आसान नहीं है। धैर्य रखना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। रघु और नेहा अपना सामान समेटकर वहां से चल दिए। उनकी आंखों में उदासी थी, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद थे। भैया, अब क्या होगा? सेठ जी तो हमें गांव की गलियों में भी काम नहीं करने देंगे। क्या हम हर बार ऐसे ही हार मानकर पीछे हटते रहेंगे? मुझे पता है नेहा, ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन हार मान लेना हमारे बस की बात ही नहीं। हमें मेहनत करनी है, रास्ते ढूंढने हैं। हर बंद रास्ता एक नए दरवाजे की ओर इशारा करता है। अब कौन सा रास्ता भैया? गांव तो हमारा था, लेकिन शहर वो तो अजनबी है। क्या वहां हमें जगह मिलेगी? शहर का रास्ता? हाँ नेहा, हमें शहर जाना होगा। वहां सेठ जी का राज नहीं चलता, वहां मेहनत की कद्र होती है। अगर यहां हमारी मेहनत दबाई जा रही है तो हम उसे उस जगह ले जाएंगे जहां लोग उसका सम्मान करें। ये सुनकर नेहा घबरा गई। गांव से निकलकर शहर में काम करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन वो जानती थी कि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। रघु और नेहा ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लिया था। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। बशीर चाचा ने उनकी मदद की और उन्हें कुछ पैसे दिए ताकि वे शहर में कुछ दिन गुजार सकें। हमारे लिए बिल्कुल नया होगा, वहां बहुत भीड़ होगी, बहुत दौड़ भाग होगी। हमें हर कदम पर सावधान रहना होगा। गांव की तरह वहां लोग हमें पहचानते नहीं होंगे। हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। मुझे डर लग रहा है भैया। गांव में तो सब हमें जानते थे, वहाँ लोग हमारा साथ देते थे, लेकिन इस शहर में जहाँ हम बिल्कुल अजनबी होंगे, क्या हम यहाँ कामयाब हो पाएंगे? क्या लोग हमें अपना पाएंगे? हमें होना ही पड़ेगा। हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है नेहा। अगर हमें अपनी जिंदगी बनानी है, अपने सपनों को बचाना है, तो शहर में ही नई शुरुआत करनी होगी। डरना मत, बस भरोसा रखना अपनी मेहनत पर। वे दोनों बस में बैठकर शहर पहुंच गए। शहर की चकाचौंध देखकर वे हैरान रह गए। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती हुई गाड़ियां और हर तरफ लोगों की भीड़, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। शहर में एक हफ्ते तक उन्होंने रहने की जगह ढूंढी, लेकिन बहुत मुश्किल हुई। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी खत्म होने लगे थे। एक दिन जब वे एक पार्क में उदास बैठे थे तो एक आदमी उनके पास आया। वो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसका नाम कबीर था। कबीर ने उनकी उदासी को भांप लिया और कहा, आप दोनों यहाँ ऐसे मायूस होकर क्यों बैठे हैं? चेहरों पर थकान साफ दिख रही है, जैसे जिंदगी ने बहुत परखा हो। बताइए, क्या बात है? रघु ने अपनी सारी कहानी सुना दी। कैसे सेठ जी ने उनकी जमीन छीनने की कोशिश की और कैसे उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। कबीर ने ध्यान से उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनकर मुझे सचमुच बहुत प्रेरणा मिली। ऐसे हालात में भी हिम्मत बनाए रखना आसान नहीं है। तुम दोनों में जज्बा है और ऐसे लोग कहीं भी हार नहीं मानते। मैं तुम्हें काम दे सकता हूं ताकि तुम्हारी नई शुरुआत हो सके। 3, मेरी कंपनी में एक कैंटीन है और मुझे वहां एक अच्छे पकौड़ी बनाने वाले की जरूरत है। मैंने बहुत जगह ढूंढा, लेकिन कोई सही नहीं मिला।
तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है कि तुम्हारे हाथों का स्वाद भी तुम्हारी हिम्मत जैसा ही होगा। क्या तुम ये काम करोगे? ये सुनकर रघु और नेहा की आंखों में चमक आ गई। जरूर करूंगा सर। ये मेरे लिए सिर्फ काम नहीं होगा, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। ये उनके लिए एक नई उम्मीद थी। कबीर ने उन्हें काम पर रख लिया और रहने की जगह भी दे दी। अगले दिन रघु ने कैंटीन में पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया। उसकी पकौड़ी की खुशबू पूरे ऑफिस में फैल गई। लोग लाइन लगाकर पकौड़ी खरीदने लगे। वाह रघु, तुम्हारे पकौड़ी में तो सचमुच जादू है। ये स्वाद लोगों को बार बार यहाँ खींच लाएगा। तुम्हारे हुनर ने मेरी कैंटीन को जगा दिया है। ये मेरे पिताजी का हुनर है सर। मैं बस वही सीखा हूँ जो उन्होंने सिखाया था, ईमानदारी और मेहनत से काम करना। तुम्हें मेरी कंपनी में किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। तुम बस अपना काम मन लगाकर करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर रघु और नेहा को लगा कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली चुनौती तो अभी बाकी थी। शहर में रघु की पकौड़ी बहुत मशहूर हो गई थी। कैंटीन में हर कोई उसकी पकौड़ी का दीवाना था। कबीर भी रघु के काम से बहुत खुश थे। एक दिन सेठ जी किसी काम शहर आए हुए थे। वे अपनी मीटिंग के लिए कबीर की कंपनी में पहुंचे। जब वे कैंटीन से गुजरे तो उन्हें पकौड़ी की खुशबू आई। वाह, ये खुशबू तो बिल्कुल गांव जैसी है। मुझे तो बचपन की याद आ गई। कौन बना रहा है ये पकौड़ी? ये हमारा नया कुक रघु बना रहा है। वो पकौड़ी बनाने में माहिर है। लोग उसके स्वाद के दीवाने हो गए हैं। ये सुनकर सेठ जी के कान खड़े हो गए। उन्होंने कैंटीन में जाकर देखा। रघु को देखते ही सेठ जी चौंक गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गांव से भागकर शहर में भी मेरे सामने आ गए। सेठ जी, मैं अब गांव में नहीं हूँ। मैं यहाँ काम करता हूँ। ये नौकरी मेरी मेहनत से मिली है और अब मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। कबीर, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? ये एक मामूली पकौड़ी वाला है और तुम इसे अपनी कंपनी में काम दे रहे हो। ये तुम्हारे स्तर के लायक नहीं है। सेठ जी, ये लड़का मामूली नहीं है। ये मेहनती है और इसके हाथों का स्वाद किसी भी बड़े शेफ से कम नहीं। मुझे इसकी कामयाबी पर गर्व है। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसकी जगह तुम मुझे काम दो। मैं तुम्हारी कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा सकता हूं। तुम्हें मेरी पहचान और पहुंच का अंदाजा ही नहीं है। सेठ जी, पैसे और पहचान से बड़ी चीज होती है भरोसा। मुझे रघु पर पूरा भरोसा है। मैं उसे नहीं हटा सकता। ठीक है, अगर तुम इसे नहीं हटाओगे तो मैं तुम्हारी कंपनी में कोई भी काम नहीं करूंगा। याद रखना, तुम मेरा नुकसान कर रहे हो। आपकी मर्जी सेठ जी, लेकिन मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मैंने रघु से वादा किया है और मैं उसे नहीं हटाऊंगा। आपकी धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेठ जी गुस्से में वहां से चले गए। रघु और मेहा ये सब देखकर हैरान रह गए। भैया, आपने देखा, सेठ जी तो हमें यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। गांव से निकाला, अब शहर में भी पीछे पड़े हैं। वे हमें चैन से नहीं जीने देंगे। मुझे पता था नेहा, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। हमारे साथ कबीर सर हैं। वे सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि सच्चे साथी हैं। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। बिल्कुल सही सोचा तुमने। चिंता मत करो तुम दोनों। तुमने मुझे अपना संघर्ष बताया और अब ये संघर्ष मेरा भी है। तुम बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो। सेठ जी जैसे लोग चाहे कितनी कोशिश करें, लेकिन तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये सुनकर रघु और नेहा को बहुत सुकून मिला। उन्हें लगा कि उनके संघर्ष के दिन अब सच में खत्म होने वाले हैं। सेठ जी ने कबीर की कंपनी में काम करने से मना कर दिया, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने शहर में अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके कबीर की कंपनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कबीर के कुछ ग्राहकों को भी अपने साथ मिला लिया, जिससे कबीर को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ। एक दिन कबीर ने रघु और नेहा को अपने ऑफिस में बुलाया।
रघु, मुझे माफ करना। सेठ जी मेरी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मेरे पुराने ग्राहकों को बहला फुसलाकर अपने साथ मिला लिया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहां से जाना होगा। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। नहीं सर, आप हमें इतनी आसानी से हार मानने मत कहिए। हमने अब तक जितना संघर्ष किया है वो ऐसे ही छोड़ देने के लिए नहीं था। हम भी सेठ जी का सामना करेंगे। तुम कैसे करोगे रघु? उनके पास पैसा है, ताकत है और शहर के बड़े बड़े लोग उनके पीछे खड़े हैं। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। सर, हमारे पास सब कुछ है। हमारा हुनर, हमारी मेहनत और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा और प्यार, वही हमें जीत दिलाएगा। हाँ सर, हमने पहले भी बिना कुछ के शुरुआत की थी, आज भी कर लेंगे। सेठ जी पैसा से लोगों को खरीद सकते हैं लेकिन लोगों का दिल नहीं। सर, अगर हम सिर्फ इस कैंटीन तक सिमटे रहेंगे तो सेठ जी आसानी से हमें दबा देंगे। हमें लोगों के बीच जाना होगा। मेरा सुझाव है कि हम अपनी कैंटीन को बंद करके शहर के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे स्टॉल लगाएं और शुरू में हम लोगों को मुफ्त में गर्मा गर्म पकौड़ी खिलाएं। जब लोग हमारे स्वाद और सच्चाई को समझेंगे तो वो खुद हमें अपनाएं। वाह रघु, ये तो कमाल का विचार है। तुम सच में अपने पिता की तरह जिज्ञासु और साहसी हो। चलो हम इसे आजमाते हैं। अगले दिन रघु और नेहा ने शहर के एक बड़े पार्क में अपना स्टॉल लगाया। उन्होंने पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया और लोगों को मुफ्त में खाने के लिए दिया। एक बुजुर्ग महिला ने पकौड़ी चखकर कहा, अरे बेटा, ये तो मुझे अपने गांव के दिनों की याद दिला रही है। कितने साल बाद इतना स्वाद चखा है। ये तो लाजवाब है। ऐसी पकौड़ी तो मैंने किसी बड़े होटल में भी नहीं खाई। लोगों की बातें सुनकर रघु और नेहा की आंखें भर आईं। जब लोगों ने रघु की पकौड़ी का स्वाद चखा तो वे हैरान रह गए। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ ही दिनों में रघु की गर्मा गर्म पकौड़ी पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ करने लगे। ये देखकर सेठ जी और बदलू हैरान रह गए। बदलू ने घबराकर, देखो सेठ जी, ये तो हद हो गई। एक मामूली पकौड़ी वाला हमें चुनौती दे रहा है और शहर जीत रहा है। ये लड़का मुझे मात नहीं दे सकता। मैं इसका अंत कर दूंगा। सेठ जी ने गुस्से में आकर रघु के पास जाकर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है रघु। तुमने मेरे ही शहर में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सेठ जी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मैंने बस अपने हुनर और मेहनत पर भरोसा किया है। अगर लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसमें मेरी मेहनत और उनकी दुआएं हैं। जी, आप हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई और मेहनत की होती है। सेठ जी चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने झुककर रघु से माफी मांगी और कहा कि वे उसकी जमीन वापस कर देंगे। रघु और नेहा ने सेठ जी को माफ कर दिया। वे दोनों गांव वापस चले गए और वहां अपनी दुकान को फिर से बनाया। इस बार उनकी दुकान बहुत बड़ी और सुंदर थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी तो रघु और नेहा अपनी दुकान में बैठे थे। बाहर ग्राहक गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय का मजा ले रहे थे। देखा नेहा, बारिश में गरम गरम पकौड़ी का मजा ही कुछ और होता है। हर ग्राहक के चेहरे पर वही खुशी है जो हमें मेहनत से मिली है। हाँ भैया, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो अपनी मेहनत की कमाई का होता है। आज जो लोग हमारे सामने बैठे हैं वो सिर्फ ग्राहक नहीं, हमारी जीत के गवाह हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। वे जानते थे कि उनका संघर्ष अब खत्म हो गया था और उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली थी। निराशा और अंतिम संकल्प। एक सूखा फटा हुआ खेत, दोपहर की चिलचिलाती धूप। राधा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे लगता है कि बस अब बहुत हो गया। ये जमीन, ये हमारा सब्र और पसीना दोनों पी गई। पिछले 3 साल से क्या हमने कभी ढंग का खाना खाया है? नहीं, ये अब बर्दाश्त नहीं होता। बापू, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने ही तो मुझे सिखाया था कि अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। याद कीजिए, जब गांव में महामारी फैली थी तब सबने हार मान ली थी, पर आपने ही कहा था कि मेहनत और विश्वास ही हमें बचाएगा। क्या ये सूखा मैदान
उस महामारी से भी बड़ा है? तू समझती क्यों नहीं? ये सिर्फ सूखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का अंत है। मेरे पास बस एक मुट्ठी बीज बचे हैं। अगर उन्हें बोया और बारिश नहीं हुई तो हम एक दाने के लिए भी तरसेंगे। सेठ शिवपाल हमें सड़क पर ले आएगा, तब क्या होगा? तब हम जानेंगे कि हमने अपनी तरफ से आखिरी दम तक संघर्ष किया, और अगर हम अब कोशिश नहीं करेंगे तो पश्चाताप हमें जीते जी मार डालेगा। बापू, गांव के कुएं तक चलते हैं, वो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर? तू होश में तो है? हम दोनों रोज गर्मी में 10 से 12 घड़े पानी लाएंगे। हमारे पैर, हमारी पीठ सब टूट जाएंगे। नहीं, आप बूढ़े नहीं हुए हैं। आपने ही तो मुझे सिखाया था कि जिद्दी होना कभी कभी जरूरी होता है। ये सिर्फ पानी नहीं है बापू, ये हमारे ईमान का घड़ा है। आप बस हाँ कहिए। क्या आप अपनी बेटी के विश्वास को टूटने देंगे? नहीं, मैं तेरी हिम्मत को सलाम करता हूं। तू मेरी गुरु है। ठीक है, आज से हम पानी लाएंगे। जब तक बीज उग नहीं जाते हम नहीं रुकेंगे। चल, तैयार हो जा। निराशा का माहौल। शाम का समय। गंगाराम और राधा पानी के घड़े लेकर हांफते हुए आ रहे हैं। वे बहुत थके हुए हैं। तभी सेठ शिवपाल अकड़ते हुए सामने आता है। सेठ शिवपाल जोर से ठहाका लगाते हुए उपहास से, वाह वाह, क्या दृश्य है। 2 थके हारे गुलाम अपनी ही मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है गंगाराम? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी ये बचकाना कोशिश मेरे लाखों के ब्याज को चुका देगी? क्या तुमने सोचा 2 घड़े पानी से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नमस्कार सेठ जी, हम बस हार नहीं मानना चाहते थे। मैंने आपसे 1 हफ्ते का समय मांगा था और अपना वचन निभाया है। हमने बीज बो दिए हैं और उन्हें अपने हाथ से सींच रहे हैं। ये हमारी मेहनत है, हमारी उम्मीद है। सींच रहे हो? इस चिलचिलाती गर्मी में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, पर मूर्खता की नहीं। गंगाराम, समय खत्म। मैंने अब और इंतजार करने की गलती न करने का फैसला किया है। कल ही मैंने तुम्हारी जमीन का सौदा शहर के एक बड़े बिल्डर से कर लिया है, पूरे 25 करोड़ का। वो यहाँ शानदार रिसोर्ट बनाएगा। तुम्हारे टूटे फूटे घर की जगह एक 5 सितारा होटल बनेगा। आप झूठ बोल रहे हैं। इतनी बड़ी रकम की बात आप पहले क्यों नहीं बता रहे थे? आपने मुझे 1 हफ्ता दिया था, ये तो सिर्फ 4था दिन है। ये विश्वासघात है, ये अन्याय है, ये कानून के खिलाफ है। आप किसी की जिंदगी को यूं रौंद नहीं सकते। कानून? कानून मेरे जेब में रहता है। तुम्हारे जैसों के लिए मैंने ही कानून बनाया है। तुम्हारे कर्जे के कागजात पर मेरे दस्तखत हैं, और वो दस्तखत मेरे लिए तुम्हारी तकदीर का फरमान है। अब ये जमीन मेरी है पूरी तरह से। और हाँ सुनो, मैंने अपने आदमी मंगल को भेज दिया है। कल सूरज उगने से पहले वो कल सुबह आएगा और तुम्हारे बोए गए सारे बीज खोदकर बाहर फेंक देगा। एक भी दाना इस मिट्टी में नहीं रहेगा। नहीं, आप हमारी मेहनत को नहीं छीन सकते। हमने अपने हाथों को जलाया है, अपनी पीठ को तोड़ा है। वो हमारी रोटी है, हमारे सपने हैं, हमारे पुरखों की निशानी है। आप तो इंसान भी नहीं हैं, आप एक दानव हैं। तुम छोटी बच्ची, तुम मुझे धमका रही हो? सुनो, कल सुबह अगर तुम दोनों यहाँ अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बिना किसी विरोध के नहीं मिले तो मैं तुम्हें इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। तुम्हें ना कहीं काम मिलेगा, ना रहने की जगह। तुम्हारी बदतमीजी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम हार चुके हो गंगाराम, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो। हम कहां जाएंगे? हमारी बेटी का क्या होगा सेठ जी? आप हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम आपके सामने भीख मांगते हैं। भीख? भीख देने का काम मेरा नहीं, मैं लेन देन करता हूं। ये संघर्ष है और तुम दोनों इसमें बुरी तरह पराजित हो चुके हो। तुम्हारा ये संघर्ष एक मजाक था। हमें हार नहीं माननी है। सेठ शिवपाल ने हमें चेतावनी नहीं बल्कि एक मौका दिया है। उनके जाने का मतलब है कि हमारे पास अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। हमें आखिरी घड़े वाला काम अभी करना होगा। जब तक सांस है तब तक आस है।
रात का अंतिम पहर भोर होने से ठीक पहले गंगाराम और राधा थके हारे खेत में बैठे हैं। निराशा अपने चरम पर है। बस अब और नहीं, ये पानी काम नहीं कर रहा राधा। हमने अपनी पूरी जान झोंक दी, हमने रात भर जान लगा दी, पर ये जमीन, ये पत्थर है, ये शापित है, ये नहीं उपजेगी। मेरी ताकत अब बिल्कुल खत्म हो गई है। मंगल आ रहा होगा, अब सब खत्म। बापू, हिम्मत मत हारिए, बस एक बार। ये अंतिम घड़ा ही हमारी तकदीर बदलेगा। मेरे लिए, आपके लिए, इस मिट्टी के लिए। अंतिम प्रयास। कुएं तक चलते हैं। अगर हम अब रुक गए तो हमारा सारा खून पसीना बेकार चला जाएगा। अगर हम हार मान गए तो सेठ शिवपाल जीत जाएगा। और क्या आप उसे अपनी जीत देना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि वो कल सुबह आकर हम पर हंसे? नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी हार उसे तोहफे में नहीं दूंगा। मैं उसे ये खुशी नहीं दूंगा। चल, मैं तेरे साथ हूं। अगर मरना भी पड़ा तो लड़कर मरूंगा। वे किसी तरह आखिरी घड़ा भरकर वापस खेत में पहुंचते हैं। मंगल, सेठ शिवपाल का आदमी, फावड़ा लेकर खेत के पास खड़ा है। मंगल उन्हें देखकर हंसता है, घमंडी आवाज में। आ गए। इतनी देर क्यों लगाई? मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। सेठ जी ने कहा है, देर से आने वालों को दुगनी सजा मिलती है। अब तुम दोनों को यहां से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुम्हारे सारे बीज अभी खोदकर बाहर फेंकूंगा और तुम्हें देखते रहना होगा। हिम्मत मत करना, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। हमने रात भर का खून पसीना बहाया है। ये अब सिर्फ बीज नहीं, हमारा अस्तित्व है। ये जमीन तुम्हारी नहीं, हमारी है। इसे छूने की कोशिश भी मत करना। रुको, ये हमारा अंतिम समर्पण है। हमने अपनी पूरी आत्मा, अपनी आस्था, अपनी जिंदगी इस पानी में डाल दी है। हे धरती माँ, हमारा साथ दो। मंगल फावड़ा जमीन में मारने ही वाला होता है कि तभी जमीन के नीचे से एक घोंकने जैसी आवाज आती है, जैसे पत्थर टूट रहे हों। अरे, यह क्या है? यह कैसी आवाज है? मेरा फावड़ा नीचे क्यों नहीं जा रहा? जैसे जमीन अंदर से बोल रही हो। जमीन नरम हो रही है। ये तो चमत्कार हो रहा है। राधा, देखो, ये क्या हो रहा है? मिट्टी धंस रही है, पानी सोख रही है। बापू, ये आ गया। ये नीचे से आ रहा है। ये भूजल है। जमीन ने हमारी मेहनत स्वीकार कर ली। जमीन में दरारें भर रही हैं। अब कोई हमें नहीं रोक सकता। अचानक दूर क्षितिज पर एक गहरा काला बादल मंडराता दिखाई देता नहीं, है। ये दैवीय प्रकोप है। ये साधारण पानी नहीं है। सेठ जी ने मुझसे झूठ कहा था। वो कह रहे थे जमीन मर चुकी है। ये जमीन शापित नहीं, पवित्र है। मुझे माफ कर दो। मंगल डरकर फावड़ा फेंक देता है और पीछे हटता है। मंगल, पवित्र है हमारी आस्था, हमारी ईमानदारी पवित्र है। सच्चाई को कोई नहीं मार सकता। ये चमत्कार नहीं बापू, ये हमारे अटल संघर्ष की जीत है। अब कोई हमारी जमीन नहीं ले सकता। ये हमारी है, हमेशा हमारी रहेगी।